नमस्कार साथियों। सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में हम चर्चा कर रहे थे और हमने ये देखा था कि सिंधु नदी के आसपास जो सभ्यता पनपी उसे सिंधु सभ्यता और सरस्वती नदी के आसपास जो सभ्यता विकसित हुई उसे सरस्वती सभ्यता के नाम से पुकारा गया और इन्हें कंबाइंड रूप में हमने क्या नाम दिया, सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम दिया। अब हमने तो इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता कह दिया, लेकिन दो नाम इसमें इंपॉर्टेंट है। एक तो नाम आएगा आपके जॉन मार्शल, क्या आएगा, जॉन मार्शल, और एक आएगा डॉक्टर रफीक मुगल। क्या नाम आएगा, डॉक्टर रफीक मुगल। जॉन मार्शल और रफीक मुगल ने अपने अपने हिसाब से इसको और नाम भी दिए। जैसे जॉन मार्शल ने इस सभ्यता के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया वो था सिंधु सभ्यता। क्या था, सिंधु सभ्यता। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लिए या सिंधु सरस्वती सभ्यता के लिए सिंधु सभ्यता का नाम किसने उपयोग में लिया या प्रयोग किया, तो जॉन मार्शल ने। और सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता किसने कहा था, तो कहा था डॉक्टर रफीक मुगल ने। ठीक है, यानी कि आज हम जिस सिंधु सरस्वती सभ्यता का अध्ययन कर रहे हैं, जिस पे चर्चा कर रहे हैं, उस सिंधु सरस्वती सभ्यता को सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता नाम से किसने पुकारा, डॉक्टर रफीक मुगल ने। और सिंधु सभ्यता के नाम से किसने पुकारा था, तो जॉन मार्शल ने पुकारा था। और अब इसका नाम क्या है, हम किस नाम से इसको जानेंगे, सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जानेंगे। कारण ये है कि ये जो सभ्यता थी वो मुख्यतः सिंधु नदी और सरस्वती नदी के आसपास के इलाकों में जन्मी और विकसित हुई। इस वजह से इसको क्या बोलेंगे, सिंधु सरस्वती सभ्यता। अब एक चीज और ध्यान रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता का वैसे तो कालक्रम माना जाता है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ये कार्बन डेटिंग पद्धति बोलते हैं इसको, कार्बन डेटिंग पद्धति C14, कार्बन 14 या इसको कार्बन डेटिंग पद्धति बोलते हैं। और इस कार्बन डेटिंग पद्धति जो कालक्रम का मापन करती है, तो उसके हिसाब से 2350 से 1750 ईसा पूर्व इसका क्या रहा है, कालक्रम। अब ध्यान रखना, चूंकि कार्बन डेटिंग पद्धति भी 100% शुद्ध नहीं है, 24 कैरेट गोल्ड की तरह ये एकदम शुद्ध नहीं होती है। इसमें भी अगर लंबा टाइम पीरियड होता है तो प्लस माइनस 500 का गैप रह सकता है। यानी कि अगर मान के चलिए यहाँ हम इसको 2500 ईसा पूर्व भी माने तो कोई गलत नहीं है, और अगर इसको 2000 ईसा पूर्व भी माने तो भी गलत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये पूछा जाए कि कार्बन डेटिंग के हिसाब से आपके पास क्या टाइम पीरियड है, तो वो आपको देना पड़ेगा 2350 से 1750। इसके अलावा बहुत सारे विद्वानों ने इसका कालक्रम अपने अपने हिसाब से अलग अलग बताया है। ठीक है, तो कोई 3500 से 2750 बताता है, जैसे जॉन मार्शल को ले लीजिए तो इसका लगभग 3500 से 2750 बताते हैं। और उसके बाद में माधव स्वरूप वत्स भी आते हैं, दयाराम अग्रवाल भी आते हैं। ऐसे कई सारे आप लगभग 20 नाम ले सकते हो जो क्या करते हैं, इसका अलग अलग तरीके से कालक्रम निर्धारित करते हैं। लेकिन उन सबके कालक्रम सही है, गलत कोई नहीं बोलता, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड था जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता एकदम परिपक्व सभ्यता के रूप में अस्तित्व में आ गई थी, यानी एकदम चरम पे थी। ये टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड है जब सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता क्या थी, एकदम अपने चरम के ऊपर थी। इस बात को जान के, और जैसा कि हम एक नाम सुनते हैं प्राक हड़प्पा, यानी कि हड़प्पा के कालक्रम से भी प्राचीन का या हड़प्पा से मिलता जुलता भी एक कालक्रम। ठीक है, हड़प्पा से पहले का कालक्रम के जो स्थल है, जैसे अपना कालीबंगा है, तो कालीबंगा की खुदाई 5 स्तरों में हुई है। कालीबंगा का उत्खनन 5 स्तरों में किया गया। जो पहला और दूसरा जो स्तर है कालीबंगा में, वो प्राक हड़प्पा कालक्रम वाला है, यानी कि हड़प्पा से भी प्राचीन काल के जो अवशेष हमें कालीबंगा से मिलते हैं। तो इस बात को याद रखें कि 2350 से भी प्राचीन काल में हड़प्पा का जन्म हो चुका था, क्योंकि इस कालक्रम के दौरान सिंधु सरस्वती सभ्यता अपने चरम पे थी। इस वजह से हमने ये यहाँ लिखा है। अब और बात करते हैं। अब बाकी जैसे सामान्य जानकारी हमें पता है, नॉर्मल सी बात है। जैसे इसका पहले क्षेत्रफल अपने किताबों में पढ़ते थे, पहले क्षेत्रफल कितना था, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। ठीक, यानी कई जगह इसका नाम आता था, आंकड़ा था ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर। लेकिन अब ये आकार बढ़कर कितना हो गया, 20 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल, पहली बात तो ऐसा कोई प्रश्न आता नहीं है। अगर आए भी तो वर्तमान जो 2022 यानी कि 2020 के बाद में जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैली हुई है। ये भी हमें पता है। इसके अलावा
जैसे कि हम राजस्थान में पढ़ते हैं तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है, और उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम भी हम 826 और 869 पढ़ते हैं। ठीक इसी प्रकार इसमें भी हम पढ़ेंगे कि 1600 किलोमीटर, तो ये क्या थी, पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई थी। 1600 किलोमीटर क्या थी, पूर्व यानी ईस्ट और वेस्ट, पूर्व से पश्चिम इसकी क्या थी, चौड़ाई थी। और 1400 किलोमीटर क्या थी इसकी, नॉर्थ से साउथ क्या थी, लंबाई थी। इस बात को ध्यान रखिए, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो 20 लाख वर्ग किलोमीटर है, और इसकी पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 1600 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो कितनी है, 1400 किलोमीटर। इस बात को ध्यान रखिए। और इसकी आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति जो आकार वो किस प्रकार है, त्रिभुजाकार। अब त्रिभुजाकार क्यों है, क्योंकि ये अफगानिस्तान, ठीक, आज के पाकिस्तान, ठीक, और हमारे भारत में, इन 3 देशों में इस सभ्यता का प्रचार प्रसार था। ये स्थित थी 3 देशों में इस सभ्यता के स्थल हमें देखने को मिलते हैं। चूंकि अगर आप देखोगे तो भारत, यहां भारत रह गया, ठीक है, यहां भारत आ गया, इधर क्या आ गया आपका पाकिस्तान, और यहां क्या आ गया अफगानिस्तान। ठीक है, तो अगर उस समय की बात करें, अगर आप आकृति बनाओगे तो लगभग यूं आकृति बनेगी इसकी। ठीक है, कुछ कुछ भी मान लीजिए आप। ठीक है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र मुख्यतः यहाँ के अंदर थी, ऊपर जम्मू कश्मीर में भी आएगी। मतलब एक सांकेतिक मैप है। आप इसको मानिए कि जम्मू कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और इधर सिंध, बलूचिस्तान, ऊपर अपने जैसे सोरतगुई और मुंडीगाग, इस प्रकार के जो स्थल है अफगानिस्तान में 2 है, सोरतगुई और मुंडीगाग, वहां तक इस सभ्यता क्या था, प्रचार प्रसार था। तो त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण होता है। उसके बाद अपनी बात करते हैं, एक नाम आता है इसमें, चार्ल्स मेसन। सिंधु घाटी सभ्यता में एक नाम आता है जिसका नाम क्या है, एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम क्या है, चार्ल्स मेसन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। चार्ल्स मेसन के बारे में पता चलता है कि सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मेसन ने इसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखा, हड़प्पा स्थल को देखा था। ठीक है, और हड़प्पा स्थल को देखा 1826 में, और किस रूप में देखा, इसने ये नहीं देखा था कि ये सभ्यता थी, या इसने सोचा नहीं कि ये सभ्यता हो सकती है या कोई साइट, ऐसा नहीं देखा था। इसने क्या देखा था कि ये यूनानी राजा सिकंदर का कोई उजड़ा हुआ शहर था, सिकंदर का कोई उजड़ा हुआ शहर था, ऐसा अनुमान किसने लगाया, चार्ल्स मेसन ने लगाया। अब एक बात हो, अब चार्ल्स मेसन ने क्या किया, 1842 में अपनी पुस्तक जिसका नाम क्या था, नैरेटिव्स ऑफ जर्नी, नैरेटिव्स ऑफ जर्नी एक पुस्तक लिखी, और उस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ, 1842 में हुआ। और कहां से हुआ, इंग्लैंड की राजधानी लंदन से। इस बात को जान के अब एक बात यहां से बड़ी डीप बात है, डेप्थ में जाएंगे हम थोड़ा सा। ये जो बुक है ना, ये इसकी इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है, पहली बात तो ये है कि इस बुक के अंदर भारत से जुड़ी हुई, आज की भारत से जुड़ी हुई जानकारी न के बराबर है। हालांकि संदर्भ रूप में जरूर मिलेगी आपको, लेकिन मुख्यतः जानकारी जो कहा की है वो देखिए, इस बुक में मुख्यतः जानकारी मिलेगी आपको अफगानिस्तान की। ठीक, नंबर 1 बात। दूसरी, आज के पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान है वहां की, और इसके अलावा एक आज के पाकिस्तान का जो पंजाब है वहां की। इन 3 जगहों के बारे में सबसे ज्यादा या मुख्यतः इनको ही फोकस में रख करके इस पुस्तक का क्या हुआ है, लेखन कार्य हुआ है। इस बात को ध्यान रखना, नैरेटिव्स ऑफ जर्नी के अंदर मुख्यतः किन जगहों का उल्लेख मिलेगा, या किन जगहों की पॉलिटिकल या ज्योग्राफिकल जो लैंडमार्क्स है उनको ध्यान में रख करके किसकी रचना की गई थी, नैरेटिव्स ऑफ जर्नी की। तो कौन कौन स्थल थे, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और पंजाब। और इसी बुक में चार्ल्स मेसन क्या बोलेगा कि मैंने जो 1826 में एक स्थल देखा था, उस स्थल किस रूप में मैंने पाया, सिकंदर के उजड़े हुए शहर के रूप में मैंने इसको पाया। अब एक बात और ध्यान रखिए, चार्ल्स मेसन कौन था। आपने प्रत्येक पुस्तक में यही पढ़ा है कि सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने देखा, 1826 में देखा, जिसका उल्लेख 1842 में उसने अपनी पुस्तक नैरेटिव्स ऑफ जर्नी में किया। इस प्रकार की बातें आप बहुत पढ़ते हो, लेकिन आपको इस बात का पता होना चाहिए कि चार्ल्स मेसन एक सैनिक भी था, और चार्ल्स मेसन एक एजेंट के रूप में ब्रिटेन की सरकार के लिए या ब्रिटेन की सेना के लिए एक समाचार या सूचनाएं उपलब्ध कराने का काम भी करता था। इस बात को जान के, तो
इसको 1826 में सॉरी 1800 ये 35 में और 1840 में इसको क्या किया गया था, गिरफ्तार भी किया गया 2-3 बार इसको अरेस्ट भी किया गया था। एक तो पाकिस्तान में आज पड़ता है क्लात जगह है, तो क्लात विद्रोह हुआ था, उस समय इसकी कुछ भूमिका पाई गई थी, लेकिन इसके कार्यों को देख करके इसको बाद में रिहा करने का आदेश भी जारी किया गया था। एक ये इसका जो मुख्य कार्य क्षेत्र था ना, ये काबुल था। मुख्य कार्य क्षेत्र आज के अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल, वो मुख्य कार्य क्षेत्र था। काबुल के अलावा आज का जो सिंध प्रदेश है, बलूचिस्तान है, ये जो पंजाब है, इन इलाकों में भी आप काफी घूमता फिरता था और ये मुद्रा शास्त्री के रूप में भी विख्यात था। कारण ये था कि ये जो इलाके मैंने बताया ना, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पंजाब और आज के पाकिस्तान का सिंध प्रदेश, इन 4-5 इलाकों में से इसने लगभग 60,000 मुद्राएं एकत्रित की थी, ऐसा उल्लेख मिलता है। तो और उन सिक्कों के बारे में कुछ जानकारी भी इसने प्रोवाइड की थी, इस वजह से इसको मुद्रा शास्त्री के रूप में भी थोड़ा जाना जाता है। इस बात को जान के सैनिक भी था, मुद्रा शास्त्री के रूप में भी जाना जाता है। और इसके अलावा ध्यान रखना, इसके अलावा इसको किस रूप में जाना जाता है, जो एजेंट के रूप में भी, जो की सूचनाएं सरकार को उपलब्ध करवाता था, सेना को उपलब्ध करवाता था, उसके रूप में भी इसे जाना जाता है। और ये सैनिक भी था। अब थोड़ा एक ध्यान और रखना, सैनिक के रूप में इसने 1826 में बंगाल आर्टिलरी विंग को ज्वाइन किया था। बंगाल आर्टिलरी विंग को ज्वाइन किया था भारत में 1826 में इसने। और 1826 में ही, जनवरी 1826 में राजस्थान के भरतपुर के खिलाफ इसने अपने जीवन का पहला सैन्य अभियान में हिस्सा लिया था। इस बात को भी थोड़ा ध्यान रखें चार्ल्स मैसन के बारे में। तो ये कुछ जानकारी चार्ल्स मैसन के बारे में थी। एक बात और, करामात अली एक कोई व्यक्ति था काबुल के अंदर, अंग्रेजों का एजेंट था। करामात अली इसके बारे में उस समय उल्लेख करता था कि मैंने एक व्यक्ति को देखा है जिसके हाथ में, जो साधु टाइप के लोग होते हैं, वो लोटा, उसको कमांडर बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, मेरे को नहीं पता, तो वैसे कोई इसने पात्र उठा रखे और नाग, वो कोई अच्छे कपड़े पहन के, फटे पुराने कपड़े पहन रखे, पैरों में जूते नहीं है, अर्धनंगा फकीर सा कोई दिखाई देता है। और इसके पास एक मानचित्र है, कंपास जो दिशा सूचक यंत्र होता है वो है। इस प्रकार की कुछ चीजें, ऐसा उल्लेख कौन करता है, करामात अली भी करता। तो इन करामात अली की बातों से हमें ये पता चलता है कि चार्ल्स मैसन अपने जीवन में कितना अपने कार्यों के प्रति समर्पित था, चूंकि वो अपने दैनिक कार्यों को भी भूल जाता था, अपने ड्यूटीज के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति। ऐसा करामात अली के जो उल्लेख मिलते हैं उनसे पता चलता है। अब बात करते हैं चार्ल्स मैसन की, आगे की बात करते हैं। तो 1826 में चार्ल्स मैसन ने बता दिया, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद बात आती है किसकी, 1851 से 53, 1851 से 53 के बीच में जो कनिंघम महोदय होते हैं, वो कनिंघम महोदय हड़प्पा का दौरा करते हैं, सर्वेक्षण करते हैं, वहां सर्वे करते हैं। और इस सर्वे के आधार पर 1856 में ये क्या करते हैं, हड़प्पा का मानचित्र जारी करते हैं। हड़प्पा का मानचित्र जारी करते हैं, एक मैप जारी करते हैं 1856 में। कौन करते हैं, कनिंघम महोदय करते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। एक बात और ध्यान रखिए, 1856 से एक साल पहले 1855 के आसपास कनिंघम महोदय ने ब्रिटेन की सरकार के सामने ASI, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग था, उसकी स्थापना के लिए प्रयास किया था, लेकिन वो असफल रहा था। उससे पहले 1848 में भी इसने ऐसा प्रयास किया था, उसमें भी असफलता थी। लेकिन 1861 में जाकर किसको सफलता मिली और भारत में क्या स्थापित हुआ, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई। और किसके नेतृत्व में, लॉर्ड कनिंघम के निर्देशन में हुई थी। इस बात को ध्यान रखिए। अब 1856 में इसने ये हड़प्पा का मैप जारी कर दिया, ठीक है। इसी 1856 में 2 इंजीनियरों का नाम और आएगा, और इंजीनियरों का नाम क्या है उसका, उनकी, तो देखना, एक का नाम होगा चार्ल्स ब्रंटन, क्या नाम होगा, सॉरी, विलियम ब्रंटन। एक का नाम क्या होगा, विलियम ब्रंटन, और एक का नाम क्या होगा, जॉन ब्रंटन। इनको वैसे पुस्तकों में ब्रंटन बंधु के नाम से लिखा गया, ठीक है ना, ब्रंटन बंधु। विलियम ब्रंटन और जॉन ब्रंटन, ये 2 इंजीनियर थे। कराची से लाहौर के बीच रेल पटड़ी बिछाने का कार्य चल रहा था, और रेल पटड़ी बिछाने के दौरान जिन जगहों से ईंटें निकाली जा रही थी, वो ईंटें विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं के स्थलों में से एक थी। इस बात को ध्यान रखें। इनको नहीं पता था कि वो सभ्यता के स्थलों में से ईंटें निकाल रही, इनको नहीं पता था, लेकिन फिर भी इन्होंने जाने और अनजाने में इन ब्रंटन बंधुओं ने उस सभ्यता स्थल का निरीक्षण कर लिया था, उनका अवलोकन कर लिया था। एक बात इसके बाद भी और ध्यान रखिए,
ये जो कराची से लाहौर रेल पटड़ी बिछाने का काम चल रहा था, ये कार्य किस प्रोजेक्ट के तहत हो रहा था? ये किस प्रोजेक्ट? तो ये ईस्टर्न इंडियन रेलवे प्रोजेक्ट के तहत हो रहा था। इस बात को भी ध्यान रखिए, ईस्टर्न इंडियन रेलवे प्रोजेक्ट के तहत ये कराची से लाहौर की जो रेल पटड़ी थी इसको बिछाने का काम किया जा रहा था। इस बात को भी आप थोड़ा ध्यान रखिए। अब इसके बाद में अपने बात करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता की नामकरण हो गया, ये नाम थे। अच्छा, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले इस सभ्यता के जिस स्थल का उत्खनन किया गया, जिस स्थल की खोज की गई, वो स्थल कौन सा था? हड़प्पा था। और इस वजह से इसे किस नाम से पुकारा जाता है? हड़प्पा सभ्यता के नाम से पुकारा जाता है। और हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? तो राय बहादुर, ये उपाधि है राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोज की थी। कब की थी? तो ध्यान रखना 1921 में की थी। इस बात को ध्यान रखिए। एक बात और लगे हाथ इसमें आप ध्यान रखिए कि अब पॉलिटिकल की बात कीजिए तो वैसे हिस्ट्री में भी ये आता है। 1919 का अधिनियम हम पढ़ते हैं। 1919 के अधिनियम से क्या हुआ था? प्रांतों में द्वैध शासन या उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी। ठीक है, द्वैध शासन क्या था? द्वैध का मतलब होता है दो शासन, यानी कि शासन, दो शासन में दो प्रकार की शक्तियां होगी। क्या होगी? एक तो रक्षित विषय होगा और एक क्या होगा? हस्तांतरित विषय होगा। ठीक है, तो इनकी प्रांतों की सरकारों की जो कार्य थी उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उनकी पावर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक तो हस्तांतरित विषय पर अलग से नियम बनेगी और रक्षित विषयों पर अलग नियम कानून बनेगी, उनकी अलग अलग प्रक्रिया होगी। ठीक है, कोई गवर्नर के अधीन आएगा, कोई मंत्री परिषद के अधीन आएगा, इस प्रकार से उनका कोई। तो इसी 1919 के अधिनियम में एक प्रोविजन और भी था, और वो प्रोविजन डायरेक्ट इससे रिलेटेड है। वो रिलेटेड क्या था? इसमें लिखा गया था कि प्रांतीय सरकारें किसी भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल को ऐतिहासिक स्मारक के रूप में या उसे संरक्षण दे सकेगी, ऐसी पावर प्रांतीय सरकारों को दिया गया था। यानी कि कोई भी ऐतिहासिक स्थल है उसको संरक्षण करने की पावर, उसको ऐतिहासिक स्थल के रूप में मनोनीत या मतलब एक तरीके से उसको संरक्षण देने के लिए जो भी प्रयास सरकारें कर सकेगी प्रांतीय सरकारें, ऐसा प्रोविजन किसमें कर दिया गया? 1919 के एक्ट में कर दिया गया। हालांकि 1935 के अधिनियम के द्वारा जैसे ही प्रांतों से द्वैध शासन खत्म होगा तो ये प्रोविजन भी खत्म हो जाएगा। अब किसी भी स्थल को ऐतिहासिक स्मारक घोषित करने का कार्य प्रांतों की शक्ति से बाहर हो जाएगा। इस बात को करके कब? 1935 की अधिनियम से। तो ये कुछ जानकारी होगी। ठीक है, तो 1921 में सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? हड़प्पा स्थल की खोज किसने की? राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। और सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खोज हुई, इस वजह से इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी पुकारा जाता है। इस